हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे गर्भ शारीर रचना शारीर पेपर 1 का टॉपिक और उसमें हम सब टॉपिक्स मासानुमार्सिक गर्भ वृद्धि विकास क्रम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है उसमें से हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में एक LAQ आता है 10 मार्क्स का। तो वो कैसे पूछा जा सकता है हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें से यूजुअली फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डिफाइन गर्भ एंड एलोबोरेट द मासानुमासिक गर्भ वृद्धि विकास क्रम एज पर सुश्रुत या फिर एज पर आयुर्वेदा। तो उसमें आपको आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक जी के दोनों के श्लोक समझाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अभी हमने डिफाइन गर्भ वाला जो पोर्शन है, तो गर्भ की डेफिनेशन हमने आगे ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। उसके 2 मार्क्स का वेटेज रहता है और बाकी के जो 8 मार्क्स रहते हैं उसमें हमको फर्स्ट से लेकर 12th मंथ तक आयुर्वेद में जो मासानुमासिक गर्भ वृद्धि विकास क्रम दिया हुआ है उसके श्लोक को लिखकर समझाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे फर्स्ट मंथ एज पर सुश्रुत। जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे वो आचार्य सुश्रुत जी के श्लोक का रेफरेंस लेके बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट मंथ में आचार्य जी ने बताया है तत्र प्रथमे मासी कललम जायते। ठीक है, तो बताते हैं प्रथम मास में जो गर्भ का स्ट्रक्चर होता है वो कलल जैसा होता है। अभी ये कलल क्या है? कलल मतलब लाइक जेली। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली लाइक जेली होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्चे जो मतलब यूजुअली छोटे बच्चे जो जेली जैसा वो सब्सटेंस आता है वो जो खाने में यूज़ करते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है जो कलर कलर के जेली जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप सेम ऐसा ही समझ सकते हो प्रथम मास में जो गर्भ का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, बस तो इतना ही है, प्रथम मास में सिर्फ उसके शेप की बात की गई है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे सेकंड मंथ में। ठीक है, अभी सेकंड मंथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो बातें बताई गई है वो यूजुअली 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो अभी द्वितीय शीत उष्मा अनिलेहि अभिप्रपच्यमाना नाम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 दोष की बात की गई है द्वितीय मंथ में। शीत, फिर यहाँ से इसके संधि विग्रह है उष्मा। ठीक है, पहला जो है शीत मतलब ये हो गया हमारा कफ दोष, फिर उष्मा है ये हो गया हमारा पित्त दोष, फिर यहाँ पर है संधि विग्रह अनिलेय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायु। ठीक है, तो ये त्रिदोष हो गया द्वितीय मंथ में शीत उष्मा अनिल। ठीक है, द्वितीय शीत उष्मा अनिल ही अभिप्रपच्यमाना नाम। तो दोस्तों ये जो पूरा है अभिप्रपच्यमाना नाम, ये पूरी प्रोसेस का नाम है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस का नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, महाभूता नाम। ठीक है, ये यहाँ पर वापिस ये हमारे पंच महाभूत की बात कर दिया आचार्य जी ने। संघातो। ठीक है, तो यहाँ पर पंच महाभूत का जो आपस में 3 दोषों के साथ जो व्यवहार है। ठीक है, पंच महाभूत का त्रिदोषों के साथ आपस में जो व्यवहार होता है अगले मंथ में, मतलब फर्स्ट मंथ खत्म होने के बाद। ठीक है, तो अगर वो व्यवहार का रिजल्ट, ठीक है, वो पाचन का अभिप्रपच्यमाना नाम, वो जब पंच महाभूत त्रिदोष के साथ मिलते हैं, ठीक है, पहली बार, तो अगर वो रिजल्ट अगर पिंड के जैसा होगा। ठीक है, वो अगर रिजल्ट पिंड के जैसा होगा, मतलब ये पूरा अगर ऐसा गोले के जैसा अगर पिंड जैसा हो गया। ठीक है, तो वो चांसेस है कि ये हमारा मेल बेबी आ सकता है। ठीक है, महाभूतानाम संघातो घनः संचायते। संचायते मतलब बनता है। यदि पिंड जैसा बनता है तो मेल बेबी आने के चांसेस है। ये एक कंडीशन हो गई। यदि पिंड पुमान। ठीक है, पुमान मतलब ये हो गया हमारा मेल बेबी। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन आती है, यही चीज आगे लागू होगी। महाभूतानाम संघातो यदि स्त्री चेत पेशी ही। ठीक है, अगर वो कंडीशन में पेशी जैसा होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसे फ्लैट जो पेशी लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो फीमेल बेबी गर्ल आने का चांसेस है। ठीक है, गर्भ का रिजल्ट नपुंसकम च अर्बुदम इति। नपुंसकम च इद अर्बुदम इति, यहाँ पर जो संधि विग्रह है उसको बोलते हैं अर्बुद। अर्बुद मतलब ट्यूमर जैसा।
जैसे मतलब कोई भी शेप पर्टिकुलरली ना होना, ठीक है। ऐसे ही ओबड़ दोबड़ कुछ भी शेप का अगर गर्भ बनता है, ठीक है, अगर ऐसे कुछ भी शेप का अगर वो गर्भ का आकार बनता है अंदर, ठीक है, तो वो चाइल्ड हिट्रोफोबिक मतलब मेल या फीमेल दोनों के सिम्टम्स वाला होगा, ठीक है, तो वो हम उसको नपुंसक बोल सकते हैं, नपुंसक, ठीक है। तो ये दूसरे मंथ में हमको इसलिए भी याद रखना है कि दूसरा जो मंथ है वो पूरा मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का मंथ भी जाना जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आयुर्वेद के हिसाब से दूसरे मंथ के शुरू से ही उसकी सेक्स डिटरमाइन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम तीसरा मंथ देखते हैं, तो तीसरे मंथ में बताया गया है तृतीय हस्त पाद शीर्षाम पंच पिंडिका निर्वर्तन्ते। यहाँ पर एक बात है, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। मतलब तृतीय मंथ में भी क्या होगा, मतलब द्वितीय मंथ तक, अगर दूसरे मंथ तक अगर वो ऐसा आप उसको एक स्ट्रक्चर समझते हो, ठीक है, ये दूसरे मंथ का स्ट्रक्चर है, तो दूसरे मंथ से तृतीय मंथ तीसरे मंथ में क्या होगा, ये जो दूसरे मंथ का स्ट्रक्चर है, यहीं से एक छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, यहीं से एक छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, यहाँ से भी एक छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, यहाँ से एक छोटा सा बर्ड्स निकलेगा और यहीं से भी एक छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पिंडिका, ठीक है, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंडिका, तो 5 पिंडिका जैसा बर्ड्स निकलने लगते हैं, ठीक है। तो तीसरे महीने में 2 हाथ 2 पैर और एक सिर को मिलाकर 5 पिंडिका जैसी गर्भ में से उत्पन्न होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, अपने दोनों अपर लिम्स और दोनों लिम्स और उसको मिला के हेड को मिला के पांचवे को मिला के ये 5 पिंडिका बनना शुरू होती है, ये आचार्य जी बताना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो अंग, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अंग षडंग, ठीक है, तो अभी ये मध्य शरीर को मिला के हम इसको षडंग भी गिन सकते हैं, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, ये मध्यम पंचम और षष्ठम सिरर, हमने शारीर उपक्रमणीय में पढ़ा था इसको ऑलरेडी, ठीक है। तो अंग और प्रत्यंग, अंग के की भी अंदर के सब डिविजनल पोर्शन प्रत्यंग धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं, तो ये बात हमको तीसरे मंथ में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी जो चौथा मंथ है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी बहुत आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल बात बताई गई है, ठीक है। तो चौथे मंथ में क्या बोलते हैं, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, ठीक है। अभी दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि तीसरे मंथ में भी ऐसा ही बोलना था, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति, तभी अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति मतलब बनना शुरू होते हैं, ठीक है। और चौथे मंथ में क्या बोल रहे हैं, सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, इसमें क्या बोलते हैं, सर्व अंग प्रत्यंग, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर सर्व शब्द नहीं है, ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्व अंग और सर्व प्रत्यंग, ठीक है, छोटे छोटे जो भी हमारे डिजिट्स है, ठीक है, फिंगर्स है, वो सब भी निकलना स्टार्ट होते हैं। तो चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग, चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, ठीक है, व्यक्त नहीं होता, वो प्रव्यक्त होता है, उससे भी आगे का स्टेज है, ठीक है। उसके साथ साथ गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, ठीक है, गर्भ के हृदय की भी प्रव्यक्ति होती है। अब हृदय आ गया तो ऑफ कोर्स उसके साथ चेतना धातु भी आएगी, तो ठीक है, भावस चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, ठीक है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि चेतना कहाँ पर रहती है, हृदय में रहती है, तो पहले हमने हृदय का प्रव्यक्ति करवाया, मतलब गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, हृदय की प्रव्यक्ति करवाई गर्भ में, ठीक है, फिर उसके बाद हृदय आ गया तो उसमें चेतना भी आएगी ऑफ कोर्स उसके पीछे पीछे, तो चेतना धातु का भाव आ गया, ऐसे बोलते हैं हम, हृदय आने के बाद उसमें चेतना धातु आ गई, भावस चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, ठीक है। अब आचार्य जी बताते हैं, द्विहृदयाम च नारी दौर्हृदिनीम आचक्षते, ये म जो है ये इधर आ जाएगा, और आचक्षते मतलब उसको बोलते हैं। अब आचार्य जी क्या बताते हैं कि ऐसे 2 हृदय वाली, एक हृदय खुद का मदर का और एक हृदय गर्भ का, चौथे महीने में गर्भ का भी हृदय आ गया,
ठीक है। तो अब ऐसे दो हृदय वाली नारी को अभी हम दौरदिनी ही बुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बताते हैं दौरद विमाननाथ, ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दौरद विमाननाथ, विमाननाथ मतलब उसका विशिष्ट रीति से मान का हनन करना, ठीक है। विमाननाथ मतलब उसका विशिष्ट रीति से मान का हनन करना, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो उसका अपमान करना, ठीक है, अपमान करना। तो अगर दौरद विमाननाथ अगर चौथे महीने या उसके बाद दौरदिनी का कोई भी अपमान होता है तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आने वाला गर्भ कुब्ज हो सकता है, ठीक है, कुणी हो सकता है, ठीक है, खंज हो सकता है, जड़ हो सकता है, वामनम हो सकता है, विकृत अक्ष वाला हो सकता है, या फिर न अक्षम मतलब अक्ष होगी ही नहीं, ऐसे गर्भ को नारी सूतम जनयति मतलब नारी ऐसे गर्भ में से जन्म दे सकती है, ठीक है, ऐसे पुरुष को जन्म दे सकती है। तो अभी हम देखेंगे कुब्ज मतलब क्या होता है। कुब्ज मतलब हम्पी बैक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम्पी बैक, ठीक है। कुणी मतलब जिसको रिस्ट डिफॉर्मिटी होगी, कंजेनिटल रिस्ट बना ही नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कुणी, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों खंज, ठीक है। खंज मतलब क्या होता है, लिंपिंग गेट, आप ऐसे समझ सकते हो जन्म से ही जिसके अगर लेग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। जनरली क्या होता है कि लेग मतलब ये जो हिप जॉइंट होता है वहां पर थोड़ा सा कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होने की वजह से क्या होता है कि एक लेग जो है उसकी लेंथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होता है। तो जब भी ऐसे आदमी की गेट हम देखते हैं, उसकी वॉकिंग देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, तो थोड़ा सा आवाज आती है, जमीन में से थोड़ा सा आवाज आती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं खंज, ठीक है। कुब्ज मतलब हमने बोला हम्पी बैक, कुणी मतलब रिस्ट डिफॉर्मिटी, खंज मतलब ये एक काम करते हैं दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कुब्ज मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कुब्ज मतलब ये हो गया बैक डिफॉर्मिटी, ठीक है, जिसकी मतलब बैक थोड़ी सी बैंड हो चुकी है, हम्पी बैक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बैक डिफॉर्मिटी है, आप इसे याद रख सकते हो। कुणी है, ठीक है, तो वो रिस्ट डिफॉर्मिटी है, एक बैक को हो गए एक रिस्ट ही हो गए, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो पहले के जो दो है वो क के ऊपर से है, फिर आ गया खंज, ठीक है। खंज जो है वो अपना ये लेग डिफॉर्मिटी हो गई, ठीक है। फिर जड़, ठीक है, जड़म मतलब जड़, ठीक है। तो जड़ तो हम सबको पता है, हम जैसे व्यवहार में भी कभी कभार बोलते हैं कि ये जड़ जैसा है, जिसकी बुद्धि मतलब सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, तो उसको हम जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिगम्य भाव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वामनम, ठीक है। वामनम तो सबको पता है, वो जो ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ जिसकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, वामनम, ठीक है। फिर व से ही वापिस है विकृत, यहाँ पर संधि विग्रह है विकृत अक्ष, ठीक है दोस्तों। विकृताक्ष में यहाँ पर आप देखेंगे तो संधि विग्रह है विकृताक्ष का, विकृत अक्ष। अभी जो ये अक्ष है दोस्तों उसका मतलब होता है ऑल 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है। हालांकि मोटी मोटी सब बुक में अक्सी के तौर पर सिर्फ आई की डिफॉर्मिटी बताई गई है, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग है संस्कृत में अक्ष को हम सारी सेंस ऑर्गन की डिफॉर्मिटी, अक्ष को मतलब सारे ही सेंस ऑर्गन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अक्ष मतलब ऑल 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो विकृत अक्ष मतलब किसी भी इंद्रिय में, एक या एक से ज्यादा किसी भी आपकी इंद्रिय में डिफॉर्मिटी आ सकती है। या फिर दूसरी जो कंडीशन है विकृत अक्षम न अक्षम, ये क्या है, न फिर वापिस अक्षम, न अक्षम, ठीक है। न अक्षम मतलब ये पूरी इंद्रिय होगी ही नहीं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आचार्य क्या बताया कि मैं यहाँ पर अधिष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंद्रिय अधिष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे कि बिना कान के बिना आइज के तो गर्भ का किसी का मतलब उसमें से वो होता ही नहीं है, बर्थ होता ही नहीं है, सबको ही आइज होते हैं, सबको ही ईयर्स होते हैं, तो ठीक है।
तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा जी कि जो हमारा जो ईयर है वो श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, ठीक है, वो कर्ण है। श्रोत्रेंद्रिय कर्ण के अंदर रहती है, जैसे हमारी आईज है, ठीक है। तो चक्षु इंद्रिय ये हमारे नयन या फिर लोचन में अक्षी में रहती है, ठीक है। तो इंद्रिय जो है वो हमको जो बाहर से दिखाई देता है वो इंद्रिय अधिष्ठान के अंदर रहती है, ठीक है। और हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि जिसकी आईज है, हमको ऐसा लगता है कि वो देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता, ठीक है। किसके मतलब बहुत सारे लोगों के ईयर्स होते हैं, उसके बावजूद या तो वो कम सुनते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं सुनते, ठीक है। तो ये न अक्षम वाली वो कंडीशन है। तो अगर आचार्य जी ऐसा बताते हैं कि अगर चौथा महीना या फिर चौथे महीने के बाद कभी भी, क्योंकि एक बार हृदय आ गया तो हृदय के अंदर चेतना आ गई, उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन में हमने गर्भिणी स्त्री का अगर अपमान किया तो ऐसी ऐसी कंडीशन वाले बेबी को वो जन्म दे सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं आचार्य वापिस कि तस्मात मतलब इसीलिए, तस्मात इसीलिए, सा मतलब वो, ठीक है। इसीलिए वो जो कुछ भी मांगे, यद्यपि इच्छे, तस्मात सा मतलब इसीलिए, सा मतलब वो, इसीलिए वो यद्यपि इच्छेत, ठीक है। इसीलिए वो जो इच्छा करे, तस्ये मतलब वापिस उसको, ठीक है। जो भी वो इच्छा करे तस्ये उसको, दापयेत दे दो, ठीक है। ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए वो जो कुछ भी मांगे उसको दे दो, ठीक है। तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, लब्धे दौरदाही, उसकी इच्छा का पूर्ति मतलब गर्भिणी औरत की इच्छा की पूर्ति होने से, दौरदा मतलब प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। उसकी इच्छा पूर्ति होने से ही वीर्यवंतम चिरायुषम, ठीक है। वीर्य वाला मतलब सातों धातु का जो एसेंस रहता है, ठीक है। जिसकी सातों धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सातों धातुओं का जो एसेंस रहता है, वैसी जिसकी सारी धातुएं, ठीक है, वो जो अच्छी कंडीशन में हो वैसा, और चीर आयुषम मतलब जिसका आयुष्य बहुत लंबा हो, ऐसे पुत्र को, ठीक है। पुत्र मतलब यहाँ पर मेल बेबी नहीं लेना है ओनली, पुत्र मतलब मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पर पुरुष के संदर्भ में बताया गया है, हमने सारे रूपक्रमणीय शरीर में जैसे चतुर्विंशति पुरुष देखा था, ठीक है, वहां पर भी इसका जिक्र किया था। तो ऐसे पुरुष को मतलब ऐसे बेबी को वो जन्म देंगी, ठीक है। तो ये फोर्थ मंथ में इतना सारी चीजें आचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताई है, ये हमने देखा। फिर फिफ्थ मंथ आता है दोस्तों। फिफ्थ मंथ में बताया है पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर करनी जरूरी है, बुद्धि नहीं है, ठीक है। वापिस बताता हूँ, यहाँ पर बुद्ध है, बुद्धि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो पांचवें महीने में मन और बुद्धि दोनों नहीं है, पांचवें महीने में सिर्फ मन का प्रतिबुद्ध होता है, ठीक है। मन का अवबोधन होता है, ठीक है। मन का आगे व्यवहार शुरू होता है, ठीक है। तो पांचवें महीने में मन का व्यवहार शुरू होता है, ऐसा आचार्य जी बताते हैं। उसके बाद छठे महीने में बताते हैं आचार्य जी की षष्ठे बुद्धि, ठीक है। छठे महीने में बुद्धि का व्यवहार शुरू होता है, ठीक है। छठे महीने में बुद्धि बन के उसका व्यवहार शुरू होता है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। फिर सातवें महीने में सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह, यहाँ पर मैं तरह पर ये राउंड लगा रहा हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। क्या है तरह, यहाँ पर आपने तीसरे महीने में भी यही बात नोट की होगी, चौथे महीने में भी यही बात नोट की होगी, और सातवें महीने में भी यही बात नोट की होगी कि सब में सर्वांग प्रत्यंग विभाग आते। लेकिन जो जो जहां जहां पर डिफरेंस है मैं वहां पर आपको बता दे रहा हूँ। सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह, तरह और आगे की अवस्था है, और माइन्यूट उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आचार्य जी हमको बताना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सातवें महीने में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सातवें महीने में सिर्फ इतनी सी बात है, और आठवें महीने में बताते हैं अष्टमे, यहाँ पर आ गया संधि विग्रह, अस्थिरी भवती ओजः, अष्टमे अस्थिरी भवती, ये है हमारा ओजः, ठीक है। अष्टमे अस्थिरी भवती ओजः। अभी ओज क्या है दोस्तों, ओज जैसे हमने अभी बात किया ना कि साते हमारी जो सात धातु है, रस रक्त मांस मेद
अस्थि, मज्जा और शुक्र, सातों धातु का जो एसेंस है, ठीक है, सातों धातु का जो कंबाइंड पावर है, ठीक है, उसको हम सिंगल एंटाइटी में जानेंगे तो उसको ओज बोल सकते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है, जैसे आप और पढ़ोगे आपको और पता चलेगा। तो ओज जो है वो क्या होता है, अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अभी अनस्टेबल होता है तो कैसे समझना है इसको, अनस्टेबल होता है तो कहाँ जाता है, ठीक है। तो अभी आचार्य जी ऐसा बताते हैं कि ओज अनस्टेबल होता है 8वें महीने में। तो क्या होता है कि जनरली बाकी सब महीने में ओज है वो बेबी में और मदर में दोनों में रहता है, पर 8वें महीने में उसका कंप्लीट संचरण हो सकता है या फिर होता है। मतलब पूरा जो ओज है, कंप्लीट जो ओज है वो या तो बेबी में रहेगा या फिर मदर में रहेगा, ठीक है। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि पूरा ओज अगर मदर में है और 8वें महीने में किसी कारणवशात डिलीवरी हुई तो जो ओज अगर पूरा मदर में है और डिलीवरी हुई तो बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है। और अगर उसी टाइम पर अगर ओज जो है वो पूरा बेबी में है, ठीक है, तो मदर की डेथ हो सकती है। वाइस वर्सा पूरा वो जिसमें रहेगा वो जिंदा रहेगा और बाकी का डेथ हो सकता है। तो या मदर या फीटस मतलब मदर टू फीटस, संचरण अवस्था मतलब 8th मंथ। तो अस्त्री भवती ओज क्या होता है, मदर टू फीटस या फीटस टू मदर, ओज का संचरण होना, ठीक है। इसीलिए 8वें महीने में हम प्रैक्टिकली भी ये बात समझ सकते हैं, 8वें महीने में जो बेबीज आते हैं उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जो भी 8वें महीने में बेबीज आते हैं उसमें डेथ रेशियो भी, मदर की डेथ या फिर बेबी की डेथ, उसका डेथ रेशियो भी ज्यादा होता है। तो ये बात भी हमको इस रेफरेंस में समझ में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9वां 10वां 11वां और 12वां महीना जो है वो प्राकृत नॉर्मल डिलीवरी का बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है नवम दशम एकादश 11 और द्वादश, नवम दशम एकादश द्वादशानाम अन्यतमन अस्मिन् संजायते अतो अन्यथा विकारी भवति। मतलब 9वें 10वें 11वें और 12वें महीने में अगर डिलीवरी होती है, मतलब उसी में प्राकृत डिलीवरी संजायते, उसी में प्राकृत डिलीवरी होती है। अतो अन्यथा, इसके अन्यथा, इसके अलावा अगर हुई, यानी 9वें महीने से पहले हुई या फिर द्वादश 12वें महीने के बाद हुई, 9 से पहले या 12वें के बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो बेबी कैसा आ सकता है, वो डिलीवरी कैसी हो सकती है, विकारी, ठीक है, वो विकृति उसमें आ सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये मतलब बहुत साल पहले की बात है, तब की बात है जब वो ये 9वें 10वें 11वें और 12वें महीने में भी नॉर्मल डिलीवरी की आचार्य बात बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मासानुमासिक गर्भ वृद्धि विकास क्रम खत्म होता है दोस्तों। ये 10 मार्क में पूछा जा सकता है और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक के साथ पार्ट 3 में, ठीक है। थैंक यू।